हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आ चुका हूं जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 में हैं और अर्धवार्षिक परीक्षा 2024। आप लोग ध्यान दीजिएगा, आपकी अर्धवार्षिक परीक्षाएं स्टार्ट हो चुकी होंगी आपके विद्यालय में या होने वाली होंगी, इसलिए मैं आप सभी के लिए लेकर के आ चुका हूं आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-2025 के लिए सामाजिक विज्ञान विषय का वायरल मॉडल पेपर। मेरे प्यारे बच्चों, इसी तरह का पेपर आएगा और सेम ऐसा ही आएगा आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा में। अर्धवार्षिक परीक्षा के भी नंबर आपकी बोर्ड परीक्षा में जुड़ते हैं, आप सभी को पता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको अर्धवार्षिक परीक्षा को भी अच्छे से देना है, बिल्कुल बोर्ड परीक्षा की तरह ही देना है। तो ये मानकर चलिए कि आपका जो पेपर आएगा अर्धवार्षिक परीक्षा का सेम इसी पैटर्न का आएगा। तो जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 में हैं, आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। समय आपको अर्धवार्षिक परीक्षा में मिलेगा 3 घंटे 15 मिनट का। मेरे प्यारे बच्चों, 3 घंटे 15 मिनट का समय आपको मिलेगा और पेपर का पूर्णांक रहेगा 70 अंकों का। साथ ही मेरे प्यारे बच्चों, कुछ यहाँ पर नोट के अंतर्गत लिखा है, जैसा कि यह प्रश्न पत्र 2 खंडों में खंड का एवं खा में विभाजित है। खंड का में 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न हैं तथा खंड खा 50 अंकों का है। खंड का में 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न हैं और इसमें जो बहुविकल्पी प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों 1 नंबर का होगा और यदि आपने इन सभी प्रश्नों का उत्तर सही तरीके से और सही उत्तर OMR सीट में भर दिया तो पूरे 20 नंबर आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को इन प्रश्नों को तैयार कर लेना है जो इस मॉडल पेपर में मैं आपको बताने वाला हूं। खंड खा जो होगा 50 अंकों का होगा। इसमें वर्णनात्मक फर्स्ट टाइप के प्रश्न होंगे और वर्णनात्मक सेकंड टाइप के तथा मानचित्र से संबंधित भी प्रश्न होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। खंड का के यानी खंड का जो है, यहाँ पर इनके सभी प्रश्नों को तैयार कर लेना। सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई? तो फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा मेरे प्यारे बच्चों कब हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा सन 1848 ईस्वी में फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा हुई थी। मेरे प्यारे बच्चों, आपको एक प्रश्न और तैयार कर लेना है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। आप लोग तैयार कर लेना इस प्रश्न को, लगातार बोर्ड परीक्षा में ये प्रश्न आता है। फ्रांस की क्रांति हुई थी 1789 ईस्वी में। कब? 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति हुई थी। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है, नेपोलियन का संबंध किस देश से था? तो नेपोलियन का संबंध मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, फ्रांस देश से था। आप लोग ध्यान दें, OMR सीट में विकल्प ए, विकल्प बी, सी और डी इस तरह से लिखा रहेगा। यहाँ पर आ, बा, सा और दा है, कंफ्यूज आपको नहीं होना है, अच्छे से आप लोग समझ जाइएगा। चलिए अगला प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कह रहा है कि असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? तो असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? इसका मुख्य कारण था मेरे प्यारे बच्चों रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट के कारण ही महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी और रॉलेट एक्ट को काला कानून के नाम से भी जाना जाता था। किस कानून के नाम से? काला कानून के नाम से। मेरे प्यारे बच्चों, असहयोग आंदोलन जो कि महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाया गया और इसका मुख्य कारण था रॉलेट एक्ट। अगला प्रश्न है, वंदे मातरम गीत का लेखक कौन था? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। वंदे मातरम गीत का लेखक कौन था? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आ वाला विकल्प सही होगा, बंकिम चंद्र चटर्जी। या विकल्प में लिखा आप देख सकते हैं, लिखा होगा, हो सकता है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। तो जो भी विकल्प होगा सही यही रहेगा, चाहे चटर्जी लिखा हो या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय लिखा हो। एक छोटी सी जानकारी आपको और देनी है।
रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था हमारा राष्ट्रीय गान? राष्ट्रीय गान जो कि है जन गण मन अधिनायक जय हे। मेरे प्यारे बच्चों, वंदे मातरम गीत के लेखक थे बंकिम चंद्र चटर्जी। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक मिट्टी का प्रकार नहीं है, यानी इनमें से कौन है जो एक मिट्टी नहीं है? तो यहाँ पर दा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। काली मिट्टी होती है, पीली मिट्टी भी होती है, लेटेराइट मिट्टी या लेटराइट मिट्टी होती है, लेकिन सीमेंट जो है यह किसी भी प्रकार की मिट्टी नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में किस मिट्टी का विस्तार सर्वाधिक क्षेत्रफल में है? तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, भारत में किस मिट्टी का विस्तार सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आ वाला ऑप्शन। जलोढ़ मिट्टी का विस्तार जो है भारत में सबसे अधिक है, सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में है। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर अगला प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है। प्रश्न है, कपास की खेती के लिए सबसे उचित भूमि कौन सी है? कपास की खेती के लिए सबसे उचित भूमि कौन सी है? मेरे प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। कपास की खेती के लिए मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ। ट्रिक ये है कि का से याद कर लें कपास और का से याद कर लें काली मिट्टी, यानी कपास में पहला अक्षर का है और काली मिट्टी में भी पहला अक्षर का है। तो का से कपास, का से काली मिट्टी, यानी कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी भूमि कौन सी है? काली मिट्टी है। कौन सी? काली मिट्टी। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रेशेदार फसल है? तो इनमें से कौन सी फसल है जो रेशेदार फसल है? यहाँ पर दा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, जूट कैसी फसल है? रेशेदार फसल है। और गन्ना कैसी फसल है? याद कर लें आप लोग, गन्ना एक रोपड़ फसल है। प्रश्न संख्या 9 है मेरे प्यारे बच्चों, श्रीलंका में सिंहली को एकमात्र राजभाषा कब घोषित किया गया? तो इसका उत्तर क्या होगा? सन 1956 ईस्वी में श्रीलंका में सिंहली भाषा को एकमात्र राजभाषा घोषित किया गया। और एक प्रश्न और आता है कि श्रीलंका में कौन सा वर्ग है जो बहुसंख्यक वर्ग है? तो श्रीलंका में सिंहली वर्ग के लोग अधिक संख्या में हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर होगा न्यूयॉर्क, जो कि है सा वाला ऑप्शन। प्रश्न अगला है, मार्टिन लूथर किंग की हत्या कब की गई? तो मार्टिन लूथर किंग की हत्या की गई थी मेरे प्यारे बच्चों सन 1968 ईस्वी में। कब? सन 1968 ईस्वी में मार्टिन लूथर किंग की हत्या की गई थी। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में पंचायती राज की स्थापना हुई थी? तो भारत में पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी? इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? सन 1992 ईस्वी में। कब? सन 1992 ईस्वी में भारत में पंचायती राज की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों, भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं? आप लोग इसका आंसर कमेंट करके बताएंगे। भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं? 27, 28, 29 या 30? प्रश्न अगला है मेरे प्यारे बच्चों, श्रीलंका में सिंहली को एकमात्र राजभाषा कब घोषित किया गया? तो 1956 ईस्वी में। ये प्रश्न यहाँ पर रिपीट हो चुका है, आप देख सकते हो। मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में से किस देश का मानव विकास सूचकांक 2016 के अनुसार भारत से अधिक ऊंचा है? तो मेरे प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा श्रीलंका। आ वाला विकल्प सही होगा, क्योंकि श्रीलंका देश एक ऐसा देश है जहां का मानव विकास सूचकांक 2016 के अनुसार भारत से भी अधिक ऊंचा स्थान पर है, यानी अधिक ऊंचे स्थान पर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर राइट आंसर होगा
हरियाणा राज्य की प्रति व्यक्ति आय क्या है? सर्वाधिक है। दिए गए जो विकल्प हैं यहाँ पर, इन विकल्पों के अनुसार हरियाणा राज्य की प्रति व्यक्ति आय क्या है? सर्वाधिक है। प्रश्न अगला है, एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन, यहाँ पर रिक्त स्थान में क्या भरा जाएगा? क्षेत्रक की गतिविधि है। किस क्षेत्रक की गतिविधि है? तो एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन प्राथमिक क्षेत्रक की गतिविधि है। पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है, मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से सार्वजनिक क्षेत्र में कौन नहीं है? तो यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, रेलवे है सार्वजनिक क्षेत्र में, डाकघर भी है, सेल भी है, लेकिन टिस्को जो है यह सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दा वाला ऑप्शन। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहां पर हुई थी? तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 जनवरी 1995 ईस्वी को। चलिए मैं आपको एक छोटी सी जानकारी दे दूं। 1 जनवरी सन 1995 ईस्वी को विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी। कहां पर? जिनेवा में। अगला प्रश्न है, विदेशी व्यापार किनके मध्य होता है? तो विदेशी व्यापार होता है दो देशों के मध्य। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, जैसे भारत देश से कोई वस्तु बेची गई और फ्रांस देश में या किसी अन्य देश में खरीद ली गई, या फ्रांस देश से कोई वस्तु आई और भारत में खरीद ली गई, तो इन दो देशों के मध्य होने वाले व्यापार को क्या कहेंगे? विदेशी व्यापार कहेंगे, जो कि दो देशों से होता है या 3 देशों से या अन्य देशों से भी होता है। लेकिन जो देश जैसे कि भारत देश है और इस देश के अंदर उत्तर प्रदेश से कोई वस्तु बेची जाए और गुजरात में खरीद ली जाए, या गुजरात से कोई वस्तु बेची जाए भारत में खरीद ली जाए, तो इसे क्या कहेंगे? आंतरिक व्यापार कहेंगे। बारी आती है मेरे प्यारे बच्चों खंड खा की, जिसमें पूछे जाएंगे 50 नंबर के प्रश्न। तो यहाँ पर वर्णनात्मक जो फर्स्ट टाइप के प्रश्न होंगे, लघुत्तरी प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न होगा 4 नंबर का। तो चलिए इन प्रश्नों को तैयार कर लेना। सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी अर्धवार्षिक और वार्षिक दोनों परीक्षाओं के लिए। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे प्रश्न संख्या 21 है, बाल्कन प्रदेशों में राष्ट्रवादी तनाव क्यों पनपा? अथवा में प्रश्न है, साइमन कमीशन की रिपोर्ट से कांग्रेस क्यों असंतुष्ट थी? कांग्रेस ने किस नई नीति की घोषणा की? अगला प्रश्न है यहाँ पर, अपूर्व या अनापूर्ति असाधनों से क्या तात्पर्य है? प्रश्न अगला है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर अंतर स्पष्ट कीजिए रबी और खरीफ की फसलें। इसके बाद आप देखेंगे अगला प्रश्न है, महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। यह प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न अगला है, भारत की विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति लिखिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, इन सभी प्रश्नों को आप तैयार कर लेंगे, क्योंकि ये सभी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। अगला प्रश्न है, विकास मापने का यूएनडीपी का मापदंड किन पहलुओं में विश्व बैंक के मापदंड से अलग है? इसके बाद आप देखेंगे अगला प्रश्न है यहाँ पर, खुली बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी के बीच विभेद कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर अगला प्रश्न आप लोग ध्यान दीजिएगा आएगा वर्णनात्मक जो सेकंड टाइप के प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न होगा 6 अंक का। आप सभी लोग इन प्रश्नों को रट लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है, 1789 ईस्वी की फ्रांस की क्रांति के परिणामों पर प्रकाश डालिए। अथवा में प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, संसाधन का क्या अर्थ है? संसाधनों के नियोजन की क्या आवश्यकता है? प्रश्न अगला है यहाँ पर, अथवा में है, रोपड़ कृषि क्या है? इसकी प्रमुख विशेषताएं बताइए। और मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न यहाँ पर आप लोग ध्यान दें, लोकतंत्र में क्यों तथा कैसे शक्ति में भागीदारी की जाती है, स्पष्ट कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर अथवा में प्रश्न है, भारतीय संघवाद की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए। और अगला प्रश्न है, विकास के क्या क्या लक्ष्य हो सकते हैं?
अथवा में प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, आर्थिक गतिविधियां रोजगार की परिस्थितियों के आधार पर कैसे वर्गीकृत की जाती हैं। तो इसी तरह के प्रश्न आने हैं आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा में। मानचित्र से संबंधित प्रश्न आएगा 5 नंबर का, और यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 नंबर के यहाँ यानी कुल 10 नंबर के प्रश्न आएंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के निम्नलिखित स्थानों को मानचित्र में चिन्हित करना है। लाहौर को, नागपुर को, कलकत्ता को, मद्रास को और बंबई को। भारत के निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों को मानचित्र में चिन्हित कीजिए। दाचीगाम और सिमलीपाल, रणथंभौर, बांदीपुर और राजगीर। तो इस तरह से आप देख सकते हैं 10 नंबर के प्रश्न आएंगे मानचित्र से संबंधित। तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।